नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर मैथ्स लेट्स सॉल्व में। जैसा कि आपको पता है कि हम ये अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने जो प्राकृत संख्याएं होती हैं इनको अभी तक हम जो है अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करते हुए आए हैं। जैसे कि 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2, 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3, या कोई भी प्राकृत संख्या हम ले लें तो उसको हम इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब प्रश्न ये है, क्या हम इन अभाज्य गुणनखंडों या अभाज्य संख्याओं का गुणा करके प्राकृत संख्या प्राप्त कर सकते हैं क्या? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर अभाज्य संख्या जो हमारे पास में है वो इस तरीके से आपके सामने ये हाईलाइट हो चुकी हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ये अभाज्य संख्याएं होती हैं। किन्हें कहते हैं हम अभाज्य संख्याएं? ये जानते हैं हम कि एक से बड़ी प्राकृतिक संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी भी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अर्थात ऐसी संख्या जिसमें या तो स्वयं का भाग चला जाए पूरा या फिर एक से तो चूँकि सभी संख्याओं में भाग चला ही जाता है, तो अगर स्वयं के अलावा और किसी संख्या से भाग नहीं जाए तो हम उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या एक से बड़ी वे संख्याएं जो अभाज्य नहीं हैं उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। अर्थात जिसमें इनके अलावा और किसी अन्य संख्या से ही भाग चला जाता है उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात ये ध्यान देने योग्य है कि अभाज्य संख्याओं की संख्या अनंत होती है और एक को परिभाषा के अनुसार अभाज्य संख्या नहीं माना जाता है। अर्थात हमारे पास यहाँ पर जो एक है वो अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि एक न तो भाज्य संख्या कहा जाता है एक को और न ही जो इसे अभाज्य कहा जाता है। आइए जिसकी हम बात कर रहे थे वो देखते हैं कि हमारे पास ये अभाज्य संख्या है। इनमें से हम कुछ अभाज्य संख्याएं लेते हैं। उदाहरण के लिए हमने ले लिया 2, 3, 5 और 7। इनका गुणा करके हमने देखा का गुणा आता है 210। इसमें 2 से ही भाग चला जाएगा, 3 से ही भाग चला जाएगा, और हम चाहें तो 2 गुना 3 6 से ही भाग चला जाएगा, 5 गुना 7 से भी भाग चला जाएगा। अर्थात ये हमारे पास में कि अन्य संख्या से भाग जा रहा है, इसलिए भाज्य संख्या हुई। इसी प्रकार हम और कोई उदाहरण देते हैं। इन्हीं भाज्य संख्याओं का गुणा करके हम देखते हैं 4004 हमें मिला। हम देखते हैं कि ये भी एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें भी इन सभी संख्याओं के अलावा अन्य संख्याओं 7 गुना 2 अर्थात 14 का भी भाग चला जाएगा, 7 गुना 11 77 का भी भाग चला जाएगा, क्योंकि 77 अभाज्य संख्या नहीं है, अन्य संख्याओं का भी भाग जा रहा है, तो हम बोल रहे हैं कि ये भाज्य संख्या है, अर्थात ये प्राकृत संख्याएं हैं। तो हम देखते हैं कि हम अभाज्य संख्याओं का गुणा करके फिर से हम प्राकृत संख्याएं प्राप्त कर सकते हैं। इसी पर आधारित है हमारा अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। यह प्रमेय कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के क्रम के बिना अद्वितीय होते हैं। यहाँ पर अद्वितीय का अर्थ है कि यदि कोई भाज्य संख्या हमें दी हुई है तो हम उसे अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में केवल एक ही प्रकार से लिख सकते हैं। अर्थात उसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में लिखने का केवल एक ही तरीका है, इसलिए यहाँ माना गया है कि यह अद्वितीय होता है। या हम थोड़ा सरल शब्दों में अगर बोलना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं की घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। यह कथन अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कहलाता है। यहाँ पर घातों के रूप में अर्थात कोई अभाज्य संख्या एक से अधिक बार आ रही है तो हम उसको उसकी घात के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि 4004 में 2 की घात 2 हम इसको लिख सकते हैं कि 2 बार आ रहा है, 2 गुना 2। आइए शुरू करते हैं हम प्रश्नावली 1.2। इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हमने अभी अंकगणित का आधारभूत प्रमेय पढ़ा है, उसमें हमने बोला है कि प्रत्येक संख्या को हम
अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ पे हम 140 को हम तीन विधियों का हम यहाँ पर जो है अध्ययन करेंगे। 140 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 70, 70 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 35। जब तक आपको सारी संख्याएं अभाज्य प्राप्त नहीं हो जाती तब तक आपको उसको तोड़ते जाना है। 35 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 7। अब हमारे पास में यहाँ पर जो संख्या 7 आई है वो अभाज्य संख्या है, अर्थात हमारे पास में 140 के जो गुणनखंड जो हम प्राप्त हुए हैं 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, ये इसके अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त हो चुके हैं। दूसरा जिसे हम बोलते हैं गुणनखंड वृक्ष या फैक्टर ट्री, गुणनखंड ट्री भी हम इसको बोलते हैं। इसको 140 को उसी क्रम में हम 2 गुना 70 लिख सकते हैं, 70 के फिर हम 2 गुना 35 लिख सकते हैं, 35 को 5 गुना 7 लिख सकते हैं। इस प्रकार हमें सारे गुणनखंड इसके मिल जाते हैं। तीसरी विधि जिसको हम अभी तक पिछली कक्षाओं में अध्ययन करते आए हैं, जिसे हम अभाज्य गुणनखंड विधि भी बोलते हैं। 140 इसमें हमने 2 से भाग लगाया। ये गुणनखंड हम इसको अभाज्य गुणनखंडों में तभी लिख सकते हैं जब हमें इन संख्याओं को विभाजित करने के नियम अगर पता है, हमें इन संख्याओं से भाग देना आना चाहिए और पता होना चाहिए कि इसमें अब कौन सी अभाज्य संख्या से भाग जाएगा। हम सिर्फ अभाज्य संख्याओं से ही भाग यहाँ पर लगा रहे हैं। 70 को हमने फिर 2 से भाग जाएगा क्योंकि इकाई का अंक यहाँ पर 0, 2, 4, 6, 8 अगर हो तो हम 2 से भाग लगा सकते हैं। यहाँ पर इकाई का अंक जो है 5 आ गया है, इसलिए हम यहाँ पर इसमें 5 से भाग जाएगा। और 7 अभाज्य संख्या, इसलिए इसके जो अभाज्य गुणनखंड हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। इस प्रकार हमें मिला 2 की घात 2 गुना 5 गुना 7। अगला भाग है इसका 156। 156 को हम इस प्रकार से 2 गुना 78 लिख सकते हैं, 78 को 2 गुना 39, 39 को 3 गुना 13। इस प्रकार अभाज्य गुणनखंड विधि में भी हम भाग लगाते जाएं। 2 से भाग लगाएंगे 78 आएगा, 78 को फिर हम 2 से भाग लगाए 39 आया। 39 चूँकि अब 3 से विभाज्यता का नियम यह कहता है कि इकाई का जितने भी संख्या में अंक हैं उनका योग करें। 9 और 3 12 योग हुआ, अगर 12 3 के बारे में आता है तो 3 से विभाजित होगा, तो 3 से विभाजित ये संख्या हो जाएगी। फिर हमें अभाज्य संख्या मिल गई 13, इसलिए इस प्रकार इसके गुणनखंड हुए 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, 2 की घात 2 गुना 3 गुना 13। अगला है 3825। 3825 को हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या 3 से भाग जाएगा, 2 से तो भाग जाने वाला नहीं है क्योंकि इकाई का अंक जो है वो विषम संख्या है। 3 से भाग देने के लिए अंकों का योग करते हैं, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, इसलिए 3 से भाग चला जाएगा, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 3 गुना 1275। फिर से हम देखते हैं क्या इसमें भी 3 से भाग जाएगा क्या, 3 और 7 10 और 8 15, 15 3 के पहाड़े में आ रहा है, इसलिए 3 से फिर से भाग जाएगा। 3 गुना 425, 4 और 2 6 और 5 11, अब 3 से भाग नहीं जाने वाला क्योंकि अंकों का योग 11 आ गया, 11 3 के पहाड़े में नहीं आता है। इकाई का अंक फिर हम देखते हैं 5, 5 से इसमें भाग जाएगा क्योंकि इकाई का अंक जो है वो 5 है, 5 से हम भाग लगाते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5 गुना 85। एक बार और 5 से भाग जाएगा तो 5 गुना 17। इस प्रकार हमें सारी अभाज्य संख्याएं प्राप्त हो गई। जब तक सारी अभाज्य संख्याएं प्राप्त नहीं हो जाए तब तक हमें भाग लगाते जाना है। गुणनखंड विधि में इस तरीके से इसको हम भाग लगाएंगे। इस प्रकार हमें 3825 के गुणनखंड मिले 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि 3 2 बार आ रहा है, इसलिए 3 की घात 2 गुना 5 की घात 2 गुना 17। अगला भाग है 5005। 5005 में चूँकि हम देखते हैं कि इकाई का अंक विषम में 2 से भाग नहीं जाने वाला, अंकों का योग 5 और 5 10 है, इसलिए 10 3 के पहाड़ में ना था, 3 से भी नहीं जाने वाला। इकाई का अंक 5 है तो हम सीधा 5 से भाग लगाते हैं। 5005 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 1001। अब यहाँ पर हमारे पास में 1001, इसके अंकों का योग जो है वो कितना हो गया है, 2 हो गया है, इसलिए अब इसमें 5 से ही भाग नहीं जाएगा। क्या 7 से भाग जाएगा क्या? 7 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि इकाई के अंक को 5 से गुणा कराओ। इकाई के अंक को हमने 5 से गुणा किया तो हमें मिला 5, और उसको शेष संख्या जो बची हुई है 100, उसमें जोड़ दें 105।
105 7 से विभाजित हो जाएगा। इसे और आगे कर सकते हैं हम। 105 में इकाई का अंक 5 है, 5 गुना 5 हुआ हमारा 25 और बचा हमारे पास में 10। 25 और 10 35, 7 के पहाड़े में आता है, इसलिए ये 1001 भी 7 से विभाजित होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 7 गुना 143। अब 143 जो है 11 से देखते हैं हम, क्योंकि अभाज्य संख्या इसके बाद में 11 है। 11 से विभाज्यता का नियम ये बोलता है कि किसी संख्या के सम स्थान पर अंकों का योग और विषम स्थान पर अंकों का योग करें। सम संख्या पे अंकों का योग हमारे पास 4 है और विषम स्थान पे अंकों का योग 3 और 1 4 हुआ। फिर इन दोनों को घटा दें, अगर अंतर 0 आता है तो 11 से विभाजित हो जाएगा। तो 11 से विभाजित हुआ तो 11 गुना 13 हम इसको लिख सकते हैं। गुणनखंड विधि में हम इस प्रकार से इसको भाग लगाते जाएं, लिखते जाएं। इस प्रकार हमें 5005 के गुणनखंड मिले, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। अगला भाग है 7429। 7429 को हम देखते हैं कि 17 से विभाज्यता का नियम ये बोलता है कि इकाई के अंक को 5 से गुणा कराओ और शेष संख्या में से घटा लो। इकाई का अंक हमारा 9 है, 9 को 5 से गुणा किया 45 और 742 में से इसको घटाया तो हमें 697 मिला। 697 में से फिर इकाई का अंक हमारे पास 7 है, उसको 5 से गुणा किया, 7 5 35, 69 में से 35 हमने घटाया 34 मिला। तो 34 17 से भाग जाता है, इसलिए हम देखते हैं कि ये 17 से विभाजित हो जाएगा। फिर आता है 437। ये 17 से विभाजित नहीं होगा तो 19 से विभाजित करके हम इसको देखते हैं कि इकाई के अंक का दुगना शेष में जोड़ने पर 19 से अगर भाग चला जाता है तो हम देखते हैं कि वो 19 से विभाजित हो जाएगा। इकाई के अंक का दुगना, इकाई का अंक हमारा 7 गुना 14, 14 और 43 57 हो रहा है। 57 जो है 19 से भाग जाता है, इसलिए 19 से विभाजित हो जाएगा। 19 गुना 23। इस प्रकार हमें तीनों अभाज्य संख्या मिल चुकी हैं। तो हम देखते हैं कि इसके 7429 के अभाज्य गुणनखंड 17 गुना 19 गुना 23 हमें उत्तर मिलेगा। साथियों, यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।